Assalamu alaikum dear students. Today we had to read the second part of our chapter natural disasters. कल हमने पढ़ा था आधे चीज़ों के बारे में, आधे नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में, जैसे कि अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक एरप्शन। आज हम पढ़ेंगे फ्लड्स के बारे में, सुनामी के बारे में, ड्रॉथ के बारे में और साइक्लोन्स के बारे में। सो स्टार्टिंग विथ फ्लड्स। तो बच्चों, मैं आपको पहले आज बताऊंगी फ्लड जो है, फ्लड क्या मतलब होता है। फ्लड का मतलब होता है सैलाब। आपको पता है कि सैलाब क्या होता है। आप बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे इन चीज़ से, क्योंकि हम जिस स्टेट में रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ फ्लड्स आते रहते हैं। फ्लड्स हो गया जो कि हमारे रिवर्स है एंड स्ट्रीम्स है, जो नाले होते हैं, जो उनमें कैपेसिटी होती है वाटर कैरी करने की, जब वो उस कैपेसिटी से ऊपर चला जाता है तब फ्लड्स आते हैं। जब पानी का बहाव हद से ज़्यादा हो जाता है एंड इट लॉस्ट इट्स कंट्रोल, तो फ्लड आते हैं। फ्लड क्या आते हैं, वो पूरे जहाँ जहाँ से वो जाते हैं वहाँ से तबाही मचाते हैं। पानी जिधर जिधर से जाता है उधर उधर से तबाही मचा देता है। तो अब आप इसका ये क्या है कि ये जो फ्लड्स है ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इंसानों की जो घर है वो सब तहस नहस हो जाते हैं। जो लोगों ने अपने खाने पीने का सामान रखा होता है वो नैस्तो नाबूद हो जाता है। एवरीथिंग गेट्स ruined ड्यू टू दीज फ्लड्स। और फिर उसके बाद एक तो पहले ये हो जाता है, उसके बाद जब फ्लड ख़त्म भी होता है उसके बाद भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि जो हमारा पानी होता है वो बहुत अनहाइजीनिक होता है, या फिर वाटर बॉर्न डिजीज़ पैदा हो जाते हैं, और हमें एक बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में रहना पड़ता है। ड्रिंकिंग वाटर की जो होती है उसकी किल्लत आ जाती है, क्योंकि पानी गंदा हो गया होता है। जब वो रिवर से बाहर आता है तो वो सड़कों पे भी आ जाता है, तो सड़कों में जो ड्रेन्स वेन्स होती है सब कुछ मिल जाता है, तो जो पानी का पीने का पानी भी होता है वो भी हमें नहीं फराहम होता है उसके बाद से। तो अब हम बोलते हैं कि आपको पता है कि सितंबर 2014 में कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा सैलाब आया था, बहुत ही डिज़ास्टरस सैलाब आया था। और आपको पता ही है कि इसने पूरे श्रीनगर को अपने अंदर सबमर्ज करके रखा था, पूरा डूब गया था श्रीनगर इसके अंदर। और ये माना जाता है कि जो फंसे हुए लोग थे 3 लाख से ज़्यादा भी लोग फंसे हुए थे उस दौरान, उस फ्लड में। और ये कहा जाता है कि मोर देन 300 पीपल जो है उनकी डेथ भी हो गई थी। और ये जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 60 इयर्स में सबसे वर्स्ट फ्लड माना जाता है। सो नाउ कमिंग टू द प्रिकॉशंस। बच्चों, आपको मैं बताती हूँ कि फ्लड से हम कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हमें ये देखना है कि अगर हम कहीं पे मकान बना रहे हैं, हमें देखना है कि वेदर दैट एरिया इज़ फ्लड प्रोन या नहीं, या वहाँ पे फ्लड्स होते हैं या नहीं। तो अगर है तो उसी हिसाब से हमें अपने घर का जो बेस होता है, जिसको हम कश्मीरी में कन बोलते हैं, हमें उसी हिसाब से कन दून, अगर वो फ्लड प्रोन एरिया है तो हमें जो हमारा बेस होता है घर का वो थोड़ा ऊपर बनाना है, ताकि हम थोड़ा सा बच सके। गार्बेज जो है वो हमें ड्रेन्स और रिवर्स में नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत ही फ्लड का ख़तरा होता है। जब जो रिवर्स है वो भर जाती है डर्ट से, तो इट्स ओबियस अगर थोड़ा सा रेनफॉल ज़्यादा होगा तो वो भर जाएगा और वो फ्लड का रुख इख्तियार कर लेगा। तो दूसरा ये है कि अगर कहीं पे भी जो बैंक्स ऑफ रिवर्स होते हैं जो बनाए होते हैं, अगर वो टूट गए होंगे तो हमें वो रिपेयर करने चाहिए। और हमें काम करना चाहिए कि जब डेंजर हो फ्लड का तो हमें सारे जो इलेक्ट्रिक ये इक्विपमेंट्स होते हैं हमें वो डिस्कनेक्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर कभी गलती से भी कहीं पे कोई तार पानी में चली गई तो इट विल रिजल्ट इन अ ह्यूज लॉस। मतलब जहाँ जहाँ से पानी होगा, यू नो दैट वाटर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर पानी ने पकड़ लिया कहीं पे तार वार, उसमें पावर चला गया, तो इट विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ hundreds of thousands of people. So now coming to the tsunami. Tsunami क्या होता है बच्चों? Tsunami is a series of waves that are created when water in an ocean is rapidly displaced.
देखो क्या बच्चों, जब पानी होता है ना ओशंस में, ये ज़्यादातर होता है, देखो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है या कभी कहीं पे टेक्टोनिक प्लेट्स ये हो जाते हैं, मूव करते हैं, तो जब ज़ोर का धक्का लगता है ना पानी के अंदर के जो ज़मीन है, जब उसको ज़ोर का धक्का लगता है तो इस रिज़ल्ट में जो ओशन का पानी होता है, आपको पता है इट्स स्टिल, मतलब वो मूव नहीं करता है जो ओशंस में पानी होता है। तो उसमें क्या काम हो जाती है फिर, जो ये पानी होता है वो बहुत बड़ी बड़ी लहरों में तब्दील हो जाता है, बहुत हाइट उनकी बहुत हाई होती है, 100 फीट एंड अबो, और वो फिर चल रही होती है एंड दैट क्रैशेस ऑन लैंड। और जब वो लैंड पे क्रैश होती है तो पानी से वहाँ पे तबाही मच जाती है और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है एंड दैट द इफ़ेक्ट ऑफ सुनामीज आर डिवास्टेटिंग, वो डिवास्ट ख़त्म करके रख देती है सबको। तो अब हमें इसके प्रिकॉशंस ये है कि जब भी हमें सुनामी की वार्निंग साउंड हो जाए, समझ आए कि सुनामी आ रही है, तो हमें हायर प्लेसेस पे की तरह मूव करना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी हायर प्लेसेस पे बैठना चाहिए ताकि वो हमें इफ़ेक्ट ना करे, हम डूब ना जाए उस सुनामी में। और जो पीपल है जो इस सी या बीच के पास हो, उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से भाग के किसी हायर प्लेस पे जाना चाहिए। और एक करना चाहिए क्या कि अगर कोई फंस भी जाए तो मतलब ये ना क्या बोलते हैं इसको, अगर कोई फंस जाए तो वो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है उनको कंटैक्ट करने चाहिए। और दूसरा ये बात कि जब तक अथॉरिटीज़ हमें ये ना बोले कि इट्स सेफ़ टू बी ऑन ओशन अगेन, वी शुड नॉट, अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी खतरा हो तो हमें ऐसे हड़दर्मी करके वहाँ नहीं निकलना चाहिए, हमें उधर से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। नाउ कमिंग टू द ड्रॉट्स, व्हाट आर ड्रॉट्स? कहत साली जिसको हम बोलते हैं उसको ड्रॉट बोलते हैं, जब पानी मैसर नहीं होता है। जैसे आपको मैंने कहा कि जब ज़्यादा बारिश होती है तब फ्लड आता है, वैसे ही जब बारिश बहुत कम पड़ती है या नहीं पड़ती है तो तब ड्रॉथ हो जाता है। और जो ये ड्रॉथ है ये एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है ये उनको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आपको पता ही है कि जो फार्मर्स होते हैं दे मोस्टली डिपेंड अपॉन रेन, उनको अपने जो उनका ये होता है जो उन्होंने लगाई होती है अपनी खेती, वो रेत पे डिपेंडेंट होती है। और जब रेत वो बारिश पे डिपेंडेंट होती है, रेन पे डिपेंड होती है। जब रेन नहीं पड़ता है तो उनको उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इंडिया में जो आधे ड्रॉथ प्रोन एरियाज़ है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान। तो ये जो है ये काफ़ी ड्रॉथ प्रोन एरियाज़ है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक तो रेत वहाँ ज़्यादा है और वहाँ पे बहुत कम पानी ये ना बारिश पड़ती है तो वहाँ बहुत कम पानी, वहाँ तो पीने तक के पानी के लिए उनको पता नहीं कितने कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो हर साल मरते हैं ड्यू टू दिस ड्रॉथ। तो अब प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए हमें ड्रॉथ के लिए? ड्रॉथ के लिए हमें ये प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि हमें टैंक्स बनानी चाहिए, हमें रिजर्वर्स बनाने चाहिए जिसमें हम वाटर स्टोर करके रखें। और जो फार्मर्स हैं उनको हमें एजुकेट करना चाहिए कि ओवर ग्रेजिंग ना कराए, अपने जो ये उनके एनिमल्स होते हैं उनको ग्रेजिंग ना कराए, उनको चारा मतलब कहीं पे मैदान में जहाँ पे घास होती है तो वो वहाँ पे सारा खाते हैं, हमें ये उनको एजुकेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जब बारिश पड़ती हो तो जो बारिश का पानी हो हमें वो स्टोर करके रखना चाहिए ताकि जब ड्रॉट्स हो तो हम उस टाइम पे वो उसको यूज़ कर सके। नाउ कमिंग टू द साइक्लोन्स, व्हाट आर साइक्लोन्स? साइक्लोन्स हो गए जब हवा तेज़ आती है, व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है, विंड एक सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। और जो ये साइक्लोन जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आते हैं और जो भी इनके सामने आता है ये उसको जड़ से उखाड़ लेती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रिकॉशंस के लिए पीपल जो है साइक्लोन प्रोन एरिया जहाँ साइक्लोन्स आते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको ये देखना चाहिए कि उनके रूफ जो उनके है घरों के जो उनके छत है वो अच्छी तरीके से है या नहीं, और जो ब्रांच ऑफ ट्रीज़ उनके साइड में है घर के साइड में उनको वो काट देने चाहिए ताकि जब साइक्लोन आए भी तो वो अगर गिर जाए उनके मकान के ऊपर वो उनको जानी नुकसान कोई ना पहुंचा सके। तो और उनको काम करना
चाहिए उनको नेसेसरी आइटम जैसे कि फ़र्स्ट एड किट, क्योंकि ये जो साइक्लोन है ये बहुत ही डिज़ास्ट्रस होता है। तो इसमें 110% गारंटी होती है इंसान को चोट आने की या कभी मर जाने की। सो वी शुड ऑलवेज़ बी रेडी। अगर कोई साइक्लोन प्रोन एरिया में हो उनको फ़र्स्ट एड किट होना चाहिए, खाना वाना वो स्टोर करके रखना चाहिए किसी ऐसी जगह पे जहाँ को उनको पता है कि कल को अगर साइक्लोन आया भी तो हम वहाँ से वो कंज्यूम कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर योर natural disaster chapter. Hope you understood. If you don't, so please let me know so that I can clear your confusions.